हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी संसदीय प्रक्रिया पर और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज संसदीय प्रक्रिया के तहत हम बात करेंगे संसद के जो 3 सत्र होते हैं उन पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया और इस संसदीय प्रक्रिया के तहत हमने बात की थी प्रश्नकाल की और शून्यकाल की। और प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था। आज इसी संसदीय प्रक्रिया के तहत हम बात करने वाले हैं संसद के सत्रों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संसदीय सत्रों की। जो 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में उनकी बात करेंगे। दोस्तों, ये जो संसदीय सत्र जिसे हम बोलते हैं, इसे सत्र कहो, चाहे आप इसे अधिवेशन कहो, चाहे इसे आप सेशन कहो, चाहे आप इसे बैठक कहो, एक ही बात है। यानी इसी के कितने नाम दिए गए हैं? 4 नाम दिए गए हैं। संसदीय सत्र कह सकते हैं, इसे ही अधिवेशन कह सकते हैं, इसे ही सेशन कह सकते हैं और इसे बैठक भी कह सकते हैं। ये जो संसदीय सत्र है दोस्तों, हमारे जो भारतीय संसद है इसके एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। देखो दोस्तों, इस संसदीय सत्र को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 85 की। आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 दो बातें कहता है। कौन कौन सी? पहली बात कि संसद के जो सत्र हैं वो राष्ट्रपति आहूत करेंगे और राष्ट्रपति ही उनका सत्रावसान करेंगे। यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाएंगे और उसकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेंगे। एक बात। दूसरी बात आर्टिकल 85 में बताई गई है कि नई लोकसभा का जैसे ही गठन होगा, उस गठन के तुरंत बाद जो होने वाली पहली बैठक है, उस बैठक को संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 85 जो है इसमें दो बातें बताई गई है। पहली बात कौन सी थी कि संसद का सत्र कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और दूसरी इसकी जो बात है वो ये है कि संसद का सत्र 6 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। ध्यान देना दोस्तों, पहली बात इसमें बताई गई है कि संसद का जो सत्र है, संसद का सत्र आहूत का मतलब बुलाना, आहूत व सत्रावसान का मतलब दोस्तों समाप्त करना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। और दूसरी बात आर्टिकल 85 में बताई गई है, वो बताई गई है कि 6 माह में कम से कम एक सत्र या अधिवेशन या बैठक होना आवश्यक है। ये दो बात आर्टिकल 85 कहते हैं। क्लियर? आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद का सत्र आहूत करेगा और उसका सत्रावसान करेगा कौन? राष्ट्रपति। दूसरी बात, संसद का सत्र 6 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। यानी साल में संसद के 2 सत्र होना आवश्यक है। ये दो बात बताई गई है आर्टिकल 85। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या राष्ट्रपति ये सत्र अपने स्वविवेक से बुलाता है या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाता है? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है और इस संसदीय शासन व्यवस्था में शर्तिया तौर पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह संसद के सत्र बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर मान लो ऐसी कोई मंत्रिपरिषद या सरकार है जिसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है
या जो लोकसभा से बचना चाहती है, या लोकसभा के अंदर बहुमत जिसका अल्पमत में आ गई है सरकार लोकसभा के अंदर, और ऐसी कोई मंत्री परिषद या ऐसी कोई सरकार जो राष्ट्रपति को परामर्श दे ही नहीं सत्र बुलाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने स्व विवेक का प्रयोग करेगा और स्व विवेक से संसद का सत्र बुलाएगा और प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, दो बातें आई हैं। एक तो आर्टिकल 85 ये कहता है कि संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दूसरी तरफ ये बात बताई गई है कि अगर ऐसी सरकार मंत्री परिषद जिसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है और वो राष्ट्रपति को सत्र बुलाने के लिए सलाह या परामर्श देती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्व विवेक से सत्र बुलाएगा और प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। तो दोनों परिस्थितियां, दोनों व्यवस्था की गई है हमारी संसदीय प्रक्रिया के अंदर। अब आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संसद है इसके एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है बजट सत्र। कौन सा है? बजट सत्र। दूसरा है मानसून सत्र। कौन सा? मानसून सत्र। और तीसरा है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। यानी हमारी जो भारतीय संसद है इसके प्रत्येक वर्ष 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इतनी बात करिए। अब देखो दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि क्या इस प्रकार से हमारे संविधान में व्यवस्था कर रखी है? तो जी नहीं दोस्तों, संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होंगे। ये केवल कहां उल्लेखित है? संसदीय प्रक्रिया के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। संसद के जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रक्रिया बनाई गई है, उस प्रक्रिया में बताया गया है कि भारतीय संसद जो है इसके एक वर्ष में 3 सत्र होंगे और उसके नाम भी उल्लेखित किए गए हैं। पहला जो सत्र होगा वो बजट सत्र होगा, दूसरा मानसून सत्र होगा और तीसरा शीतकालीन सत्र होगा। ऐसी व्यवस्था संसदीय प्रक्रिया में की गई है, न कि संविधान में। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो इतना क्लियर है ना? संसदीय सत्र, अधिवेशन, सेशन या बैठक, कितने सत्र होने वाले हैं? भारतीय संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ये उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं हम ये जो बजट सत्र क्या होता है, मानसून सत्र क्या होता है, शीतकालीन सत्र क्या होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बजट सत्र की, क्योंकि ये तीनों सत्रों में सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। इसकी अवधि सबसे लंबी होती है, बजट सत्र। तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका बजट सत्र नाम क्यों रखा गया? दोस्तों बजट सत्र इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें क्या पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बजट सत्र रख दिया गया। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है इसके संबंध में कि ये जो बजट सत्र है ये प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है। ध्यान रखना, ये प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है। और आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब होती है? फरवरी में होती है। यानी जब भी नई वर्ष शुरू होता है वित्तीय वर्ष से, तो जो पहला बजट पेश होता है, जो पहला सत्र शुरू होता है वो बजट सत्र ही शुरू होता है। अगर आपको इसका समय पूछा जाए तो ये फरवरी के अंदर शुरू होता है और ये मई तक चलता है। फरवरी में शुरू होकर मई तक चलता है, इसलिए कहते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है। अगर इसके अलावा इसके संबंध में क्या ध्यान रखना है? अगर आपसे ये पूछे जाए कि अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो ये बजट सत्र अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र होता है। अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है?
बजट सत्र होता है, क्योंकि दोस्तों ये फरवरी में तो शुरू होता है, मई तक चलता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र होता है, और जो शीतकालीन सत्र होता है वो अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है। दोस्तों आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87, आर्टिकल 87 जो मैंने पहले भी बताया था, आर्टिकल 87 में क्या उल्लेख किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 87 ये कहता है कि नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाएगा, और दूसरी बजट सत्र या प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक आप जानते हैं, बजट सत्र की पहली बैठक को प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक कहा जाता है। ये दो बातें आर्टिकल 87 के अंदर बताई गई है। कौन कौन सी? पहली बात, नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित की जाएगी। और आर्टिकल 87 दूसरी बात यह कही गई है कि प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक या बजट सत्र की पहली बैठक राष्ट्रपति के द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधित की जाएगी। तो बजट सत्र राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधित किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट बात, बजट सत्र के संबंध में कौन सी रखनी है आपको, कि ये बजट सत्र एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। 2 चरणों का मतलब क्या हो गया दोस्तों? देखो दोस्तों, मान लो 15 फरवरी को बजट सत्र प्रारंभ हुआ, और आप इस बात को जानते हैं कि 2017 तक हम लोगों ने फरवरी माह के अंतिम जो कार्य दिवस हैं उनमें बजट को रखा था। मान लो 27 फरवरी को बजट रखा, 27 फरवरी को बजट रखने के बाद इस पर 15 से 20 दिन तक चर्चा होती है, 15 से 20 दिन तक इस पर चर्चा की गई, फिर इसको सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, फिर इस सत्र को स्थगित कर दिया जाता है लगभग 20 से 25 दिन के लिए, और 20 से 25 दिन के बाद इसे वापस प्रारंभ कर दिया जाता है। यानी ये बजट सत्र ही एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है। 2 चरणों का मतलब, मान लो 27 फरवरी को बजट रखा, 15-20 दिन इस पर चर्चा की, इसके बाद इसको पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया 20 से 25 दिन के लिए, और 20 से 25 दिन के बाद इसे पुनः प्रारंभ किया जाता है। तो ये जो 20 से 25 दिन के लिए इसको स्थगित किया जाता है, इसी को हम कहते हैं बजट सत्र का 2 चरणों में होना। क्लियर? तो बजट सत्र के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, इसका नाम बजट सत्र इसलिए है क्योंकि इसमें बजट पेश किया जाता है। दूसरी बात, ये प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है। इसकी शुरुआत फरवरी में होती है और ये मई माह तक चलता है। फरवरी के अंदर इसकी शुरुआत होती है और मई माह तक चलता है। अब आप ये कहोगे क्या ऐसा संविधान में उल्लेख है, क्या इसका टाइम फिक्स है? नहीं दोस्तों, इसका टाइम फिक्स नहीं है, ये केवल संसदीय प्रक्रिया के अंदर बताया गया है कि अक्सर ये फरवरी माह में शुरू होगा और मई माह तक चलेगा। आप देखिए 2018 का हमारा जो बजट सत्र था वो जनवरी में भी शुरू कर दिया था, तो ये फिक्स नहीं है, अक्सर प्राय फरवरी माह में शुरू होता है और मई माह तक ये चलता है। अवधि के हिसाब से ये सबसे बड़ा सत्र होता है, फरवरी से मई तक। नेक्स्ट, ये बजट सत्र जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधित किया जाता है, और ये एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है। ये जो 5-6 बातें हैं इस बजट सत्र के बारे में, ये आपको याद रखनी है। क्लियर? ये तो था हमारा बजट सत्र। अब बात करते हैं दोस्तों मानसून सत्र की।
मानसून सत्र। क्या होता है मानसून सत्र? पहला वही क्वेश्चन, इसे मानसून सत्र क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, इसको मानसून सत्र इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि ये कब आता है? देखो जुलाई के अंदर शुरू होता है और अगस्त तक चलता है, ठीक है? जुलाई में शुरू होता है और अगस्त तक चलता है, ये इसकी क्या है? अवधि होती है। अब आप देखिए, जुलाई के अंदर भारत के अंदर मानसून आता है, जून जुलाई के अंदर भारत के अंदर मानसून आता है। ये मानसून सत्र इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो मानसून सत्र आता है उस समय भारत के अंदर मानसून प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया मानसून सत्र। जुलाई अगस्त के अंदर भारत में मानसून आता है, मानसून की अवधि चलती है, इस कारण इस सत्र का नाम भी क्या रख दिया? मानसून सत्र नाम रख दिया। और ये आता कब है? जुलाई में आता है और अगस्त तक चलता है, लेकिन कभी कभार ये 2-4 सितंबर तक भी चला जाता है। प्राय या अक्सर जुलाई में शुरू होता है, अगस्त तक चलता है, लेकिन कभी कभार ये 2 या 4 सितंबर तक भी चलता रहता है मानसून सत्र। क्लियर? मानसून नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय भारत में मानसून आता है और ये जुलाई से अगस्त तक चलता है, कभी कभार ये 2 से 4 सितंबर तक भी चल सकता है। लास्ट और अंतिम हमारा सत्र था शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र दोस्तों ये कब आता है? ये दिसंबर में शुरू होता है, दिसंबर के अंदर शुरू होता है और ये दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है। दिसंबर में शुरू होकर दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है। और आप जानते हैं कि दिसंबर माह कितना ठंडा माह होता है, यानी इस वक्त भारत के अंदर सर्दियां पड़ती है। इस वक्त भारत के अंदर क्या पड़ती है? सर्दियां पड़ती है, ठंडी ठंडी लू चले, ठंडी ठंडी लू चले, कान बाजन लग गया, वो टाइम जो है वो है शीतकालीन सत्र, वो टाइम, ठीक है? एक वो नाम शीतकालीन सत्र इसलिए पड़ा कि उस ये जब पेश होता है उस समय सर्दियां पड़ती है, इसलिए इसका नाम शीतकालीन सत्र रख दिया गया था। और इसकी अवधि पूछे तो दिसंबर टू दिसंबर, यानी दिसंबर में शुरू होकर दिसंबर में ही ये समाप्त हो जा सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, नवंबर माह का जो अंतिम सप्ताह होता है, नवंबर माह का अंतिम सप्ताह के अंदर भी शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है, ठीक है? पहली बात ये याद रखनी है कि ये कब आता है और कब समाप्त होता है, तो दिसंबर में आता है और दिसंबर में समाप्त होता है। दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है कि ये अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है। अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है। क्लियर? इसके संबंध में दो बातें मुख्यतः आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो इसकी अवधि की शीतकालीन सत्र कब बुलाया जाता है और कब इसका अवसान किया जाता है, तो दिसंबर में बुलाया जाता है और दिसंबर में इसका समाप्त कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी इसको शुरू कर दिया जाता है, बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, शीतकालीन सत्र अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है और बजट सत्र अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र होता है। तो ध्यान देना, पहला था हमारा कौन सा? बजट सत्र। दूसरा कौन सा था? मानसून सत्र। और तीसरा हमारा कौन सा था? शीतकालीन सत्र। ये तीन सत्र थे। बजट सत्र कब आता है? फरवरी के अंदर आता है और कब तक चलता है? मई माह तक चलता है। कब तक चलता है दोस्तों? मई माह तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई के अंदर शुरू होता है और कब तक चलता है? अगस्त तक चलता है। कब तक चलता है? अगस्त तक। शीतकालीन सत्र कब शुरू होता है? दिसंबर के अंदर शुरू होता है और दिसंबर में ही ये
समाप्त हो जाता है। तो तीनों ये जो सत्र है इनकी जो अवधि है ये मैंने बता दी है, ध्यान में रखना। बजट सत्र, इसमें बजट रखा जाता है इसलिए नाम पड़ा। मानसून सत्र, इस समय भारत में मानसून आता है इसलिए इसका नाम मानसून सत्र पड़ा। शीतकालीन सत्र, इस समय भारत में सर्दियां पड़ती है इसलिए इसका नाम शीतकालीन सत्र रखा गया था। बजट सत्र अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र होता है और शीतकालीन सत्र अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है। करिए, ये बजट सत्र है, इसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, इनको राष्ट्रपति संबोधित नहीं करता है। केवल बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, आर्टिकल 87 के तहत। क्लियर? तो ये थे दोस्तों हमारे जो एक वर्ष, हमारी जो संसद है इसके एक वर्ष में होने वाले तीनों सत्र। इस क्रम में ये सत्र होते हैं फरवरी टू मई, जुलाई टू अगस्त और दिसंबर टू दिसंबर। तो हमने संसदीय प्रक्रिया के तहत लास्ट क्लास में बात की थी प्रश्नकाल और शून्यकाल पर। आज हमने इसी संसदीय प्रक्रिया के तहत बात की एक वर्ष में संसद के होने वाले तीनों सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो संसद के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं उन प्रस्तावों पर हम बात करेंगे। प्रस्ताव, अंग्रेजी में इसको कॉन्फिडेंशियल टेस्ट या फ्लोर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पहला प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव है इसको कॉन्फिडेंशियल टेस्ट या फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं, विश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव की कि ये क्या होता है और किसके द्वारा लाया जाता है। देखो दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव इसका संसदीय प्रक्रिया के अंदर उल्लेख नहीं किया गया। संसदीय प्रक्रिया के अंदर इसका उल्लेख नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो विश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा सरकार के द्वारा लाया जाता है, न कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार के द्वारा लाया जाता है, न कि विपक्ष के द्वारा। और सरकार राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर यह प्रस्ताव लाती है। कब लाती है? ध्यान रखना दोस्तों, जब विपक्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है उस समय सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है वो विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। मान लो विपक्ष को ये सा लगा कि सरकार का लोकसभा के अंदर बहुमत नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष क्या लेके आएंगे? अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। और अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही विपक्ष ने लाया तो राष्ट्रपति आदेश देगा सरकार को कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए, विश्वास मत सिद्ध कीजिए। विश्वास प्रस्ताव को विश्वास मत कहो, विश्वास मत कहो, चाहे इसको बहुमत कहो, एक ही बात, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कह दिया फ्लोर टेस्ट, ठीक है दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत, बहुमत, इसमें क्या होता है कि जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आता है तो राष्ट्रपति सरकार को आदेश देता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। उस समय सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है वो प्रस्ताव ही विश्वास प्रस्ताव होता है और उस दौरान सरकार को राष्ट्रपति के समक्ष बहुमत सिद्ध करना होता है। बहुमत का मतलब 50% +1 सीटें दिखानी पड़ती है सरकार को। अगर उस समय सरकार राष्ट्रपति के समक्ष बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है।
जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार गिर जाती है। ये अंतर है अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के अंदर। तो ध्यान देना, विश्वास प्रस्ताव के तहत अगर सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, यानी सरकार के अपना जो 50% प्लस 1 बहुमत होता है वो सिद्ध नहीं कर पाती है, ऐसी कंडीशन में सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं इसमें? पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना कि इसका संसदीय प्रक्रिया के अंदर उल्लेख नहीं किया गया। करिए। दूसरी बात, इसकी शुरुआत 1977 से होती है। शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1977 के बाद भारत में मिली जुली सरकारें आने लगी थी, गठबंधन की सरकारें आने लगी थी, और इसी मिली जुली सरकार के कारण ये विश्वास प्रस्ताव है जो अस्तित्व में आया था। तो संसदीय प्रक्रिया या नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी और ये विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है। सरकार द्वारा लाया जाता है राष्ट्रपति के आदेश पर। सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर ये प्रस्ताव लाया जाता है। इसलिए ये जो विश्वास प्रस्ताव होता है ये संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं माना जाता है। संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं होता है, साधन नहीं माना जाता है। क्लियर इतनी बात? जब विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस स्थिति में राष्ट्रपति सरकार को आदेश क्या देगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, और राष्ट्रपति सरकार से फ्लोर टेस्ट करवाएगा। उस फ्लोर टेस्ट के दौरान यानी विश्वास मत या बहुमत सिद्ध करने की जब बारी आती है सरकार की, उस समय सरकार ने अगर बहुमत दिखा दिया कि हमारे पास बहुमत है, तो जैसे चल रही है वैसे सरकार चलती रहेगी। अगर सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है यानी विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी। तो तीसरा क्या है? विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। विश्वास मत पारित नहीं होने का मतलब कि सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध करके नहीं दिखाया। तो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है। और एक बार आपको एग्जांपल देता हूं। सन 1999 की बात है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी एक वोट से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, मात्र एक वोट से गिरी थी। मात्र एक वोट से गिरी थी, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए थे, यानी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो विश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी। ठीक है, एक बार फिर इसका रिपीट कर देता हूं दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव, ये जो विश्वास प्रस्ताव है इसका संसदीय प्रक्रिया या नियमों में उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। इसकी शुरुआत मिलीजुली सरकार के कारण हुई थी। ये जो विश्वास प्रस्ताव है ये राष्ट्रपति के आदेश पर सरकार द्वारा लाया जाता है, न कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसलिए ये संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं होता है। विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने की स्थिति में सरकार गिर जाती है। इसका मतलब हुआ कि सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध करके नहीं दिखाया। और ऐसा एक एग्जाम्पल है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार गिरी थी मात्र एक वोट से, क्योंकि उस समय इन्होंने अपना विश्वास प्रस्ताव उनके द्वारा जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पारित नहीं हो पाया था, यानी इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करके नहीं दिखाया था। तो ऐसी कंडीशन में उसको फिर प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये होता है दोस्तों विश्वास प्रस्ताव जो सरकार के द्वारा लाया जाता है, न कि विपक्ष के द्वारा।
इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? देखो दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष लेके आता है सरकार के विरुद्ध, ठीक है। दूसरी बात, ये विपक्ष के द्वारा हमेशा लोकसभा के अंदर लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पहली बात, विपक्ष लाता है और हमेशा लोकसभा के अंदर लाया जाता है। तीसरी बात, ये संसदीय नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। संसदीय नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा साधन माना जाता है। क्लियर इतनी बात? जबकि विश्वास प्रस्ताव संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं था और अविश्वास प्रस्ताव है वो संसदीय नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है। विश्वास प्रस्ताव पक्ष के द्वारा लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यह हमेशा कहां लाया जाता है, किस सदन में आता है? लोकसभा के अंदर लाया जाता है। नेक्स्ट बात करनी है दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं कि विपक्ष जब चाहे ला सकता है। जो सरकार के संसद के 3 सत्र होते हैं एक वर्ष के अंदर, उन तीनों सत्रों में से किसी एक सत्र में और एक बार ही ये लाया जा सकता है एक वर्ष के अंदर। ध्यान देना, तीनों सत्रों में से किसी एक सत्र में और वर्ष में केवल एक बार लाया जा सकता है। क्लियर? ये नहीं कभी भी ले आए विपक्ष, नहीं। जब तीनों सत्र चल रहे होते हैं, उन तीनों सत्रों में से कोई से भी एक सत्र के अंदर और एक वर्ष में एक बार लाया जा सकता है। क्लियर? अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही विपक्ष लाता है तो सरकार को क्या करना होता है? बहुमत सिद्ध करना होता है और सरकार बहुमत सिद्ध करती है। अगर सरकार बहुमत सिद्ध कर देती है तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहती है। अगर बहुमत सिद्ध नहीं करवाती है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव करवाने होते हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव ही एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है जिसके पारित होने से सरकार गिर जाएगी और पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। बाकी जो प्रस्ताव है अगर वो पारित भी हो जाते हैं तो सरकार नहीं गिरती है, ना ही दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं, केवल मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। तो तीनों सत्रों में से किसी एक सत्र में और वर्ष में केवल एक बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और लोकसभा के 50 सदस्यों द्वारा लिखित स्वीकृति से ही ये लाया जा सकता है। अगर लोकसभा के 50 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और लिखित रूप में ये कहते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी ये शर्त है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कि कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों की लिखित स्वीकृति होनी चाहिए। अब अगर लोकसभा के ये 50 सदस्य लिखित रूप के अंदर सूचना दे देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? एक वार निर्धारित करेगा। 10 दिन का टाइम होता है दोस्तों इसमें। इन 10 दिन के अंदर एक वार निर्धारित करेगा और उस वार को इस पर चर्चा करवाई जाएगी। ठीक है? फिर क्या होता है? अगर ये चर्चा होने के बाद जैसे ही इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, मतदान होगा, उस मतदान के दौरान अगर लोकसभा के 50% प्लस 1 या हम ये कहें कि 50% से ज्यादा सदस्यों के द्वारा अगर इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया तो पारित होते ही सरकार गिर जाती है। सरकार
गिर जाएगी और पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। यह संसदीय नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन होता है। तीनों सत्रों में से किसी एक सत्र में और वर्ष में केवल एक बार ही लाया जा सकता है। 50 सदस्यों द्वारा लिखित स्वीकृति से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष 10 दिन लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा करवाता है। चर्चा करवाने के बाद इस पर मतदान करवाता है और मतदान के दौरान अगर लोकसभा के 50% से ज्यादा सदस्यों ने इस बिल को पारित कर दिया, इसका मतलब सरकार गिर जाएगी और पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। समझ में आई इतनी बातें? यानी जब विपक्ष को यह लगता है कि लोकसभा के अंदर सरकार ने बहुमत खो दिया है या सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो विपक्ष इसका तुरंत फायदा उठाते हैं और तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और फिर सरकार को क्या करना होता है, विश्वास मत यानी बहुमत साबित करना होता है। अगर बहुमत साबित कर दिया तो सरकार चलेगी, अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो उसी समय सरकार गिर जाएगी और पुनः चुनाव करवा लिए जाएंगे। यह था अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कब लाया गया, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह सबसे पहले 1963 में लाया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध प्रस्ताव आया था और किसने लाया था? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जो लाया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के तो विरुद्ध था और लाया किसके द्वारा गया था? जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव उस समय पारित नहीं हो पाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देना पड़ा था। करिए दूसरी बात, ये अब तक आपसे ये पूछे कि अविश्वास प्रस्ताव अब तक कितनी बार लाया गया है, तो अब तक 27 बार। कितनी बार? 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, तो ध्यान रखना वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इसके विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और कितनी बार पूछे तो बताना, 15 बार इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतिम बार किस सरकार के विरुद्ध या किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आप जानते हैं 2018 की बात है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और कौन लेके आई थी? जो तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा लाया गया था। क्लियर इतनी बात? ये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना है। और इन तथ्यों के तहत बात की हमने, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब आया? 1963 में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आया और जे.बी. कृपलानी लेके आए, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध ये प्रस्ताव आया है, 15 बार। और अंतिम बार 2018 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका था। इस अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से 1990 के अंदर जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय इस वीपी सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1990 में।
और ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था और पारित हो जाने से सरकार गिर गई थी और वीपी सिंह को त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये दोस्तों हम प्रस्तावों के अंदर बात की विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की। विश्वास प्रस्ताव जो सरकार यानी पक्ष के द्वारा लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब जो बाकी प्रस्ताव बचे हैं, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं दोस्तों जो संसद के अंदर आते हैं, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, सर्वजन प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है। तो इन बाकी जो प्रस्ताव बचे हैं इन पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के लिए इनके अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।